डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी का। और ये जो सीरीज रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेगा और ये आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, यूपी पीसीएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार पीसीएस में भी सवाल आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेंस साइबर एजेंसी। रक्षा साइबर एजेंसी के बारे में आपको विचार करना है। The Defense Cyber Agency is a tri-service command of the Indian Armed Forces. It draws personnel from all three branches of the armed forces. The head of the Defense Cyber Agency is the Chief of Defense Staff. रक्षा साइबर एजेंसी भारतीय सशस्त्र बलों की एक त्रिसेवा कमान है। रक्षा साइबर एजेंसी सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं से कर्मियों को आकर्षित करता है। रक्षा साइबर एजेंसी का प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। देखिए, इसमें अगर आप इसको देखिएगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम ठीक है कि डिफेंस साइबर एजेंसी इज ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट अ ट्राई सर्विस कमांड, जो कि अगर साइबर अटैक्स होते हैं या साइबर प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करेगा। और मैक्सिमम जगहों पे इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स बनाए गए हैं, सर्ट, तो वो भी यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें तीनों आर्म्ड फोर्सेज के पर्सनल्स आपके होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इसका जो हेड होता है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं होता है, बल्कि एक 2 रैंक आपके स्टार ऑफिसर होता है। डिफेंस साइबर एजेंसी इज एन ऑफिसर ऑफ 2 स्टार रैंक एंड ही रिपोर्ट्स टू द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थ्रू इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो ये 2 सितारा रैंक का एक अधिकारी होता है और एकीकृत रक्षा स्टाफ के माध्यम से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करता है। और अभी इंडियन नेवी के रियर एडमिरल मोहित गुप्ता को मई 2019 में अपॉइंट किया गया था फर्स्ट डिफेंस साइबर एजेंसी का हेड। तो ऑप्शन होगा 1 और 2 सही है, 3rd गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन कावेरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू evacuate Indian citizens during Russian invasion of Ukraine. यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालना। बी, हेल्प फ्लीइंग हिंदूज एंड सिख्स फ्रॉम अफगानिस्तान। 3rd, इवैक्यूएट इंडियंस स्टक इन सूडान। तो अफगानिस्तान से भागने वाले हिंदू और सिखों की मदद करना, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए, जो आपके ऑपरेशंस होते हैं वो कई सारे ऑपरेशंस होते हैं और किसी किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं जो रिसेंट करंट अफेयर्स के हैं या कोई ऐतिहासिक हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनका इंपॉर्टेंस है भारत के हिस्ट्री में, इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में, तो वो भी पूछे जा सकते हैं। तो उनके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन जो कवर किए गए। देखिए, इसका आंसर तो सिंपल है, सूडान में जो आपके ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया था और द इंडियंस वेर स्टक इनसाइड वॉर टोन सूडान, जो सूडान के आपके गृह युद्ध में फंस गए थे उनको निकालने का प्रयास किया गया है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का कंबाइंड ऑपरेशन ये था और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कोऑर्डिनेट किया था। तो देखते हैं और क्या क्या आपके हैं। देखिए, ऑपरेशन विजय एक मेजर ऑपरेशन आपका रहा है जिसमें गोवा को भारत से जोड़ा गया है। ऑपरेशन ट्राइडेंट एक ऑपरेशन रहा है जिसमें पाकिस्तान पोर्ट को एक तरह से पूरी तरह से आपके इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान ऑफेंसिव अब जब हुआ था तो पूरी तरह से इसको बंद करने का, कराची बंदरगाह को पूरी तरह से घेर लिया गया था और उसको पूरी तरह से इनऑपरेटिव बना दिया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट के द्वारा। इसी का फॉलो अप ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन पाइथन। तो जो इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन कैक्टस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मालदीव्स बार बार न्यूज में आ रहा है, तो उसको लेके इंडियन गवर्नमेंट, वहां पे एक कूप हुआ था जिसमें उसके गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का कोशिश किया गया था और उसमें हमारे रिसर्च एनालिसिस विंग और जो हमारे और नेवी के आपके ऑफिसर्स थे, इन्होंने ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया था जिससे कि जो तख्ता पलट के प्रयास थे वो नहीं हो पाया। ऑपरेशन तलवार अगेन ब्लॉकेज ऑफ कराची पोर्ट। और ड्यूरिंग 2004 इंडियन ओशियन अर्थक्वेक जो आपका हुआ था, तो ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन सी वेव्स, ऑपरेशन कैस्टर, ऑपरेशन रेनबो, ये सब आपके हुए थे, ऑपरेशन गंभीर एंड राहत। तो
तो ये जो आपका सुनामी आया था 2004 के आसपास, उसमें ये कई सारे देशों को लिए ऑपरेशन किए गए थे। और आपका एक और है जो आप देख सकते हैं, ऑपरेशन सुकून। ये जो आपके लेबनान में आपके जो वॉर हुआ था 2006 में, उसमें जो इंडियन, श्रीलंकन और नेपालीज आपके फंसे थे, उनको निकालने के लिए किया गया था। ऑपरेशन सर्चलाइट आपका एक बोइंग का एयरक्राफ्ट था 777। ये आपके मलेशियन फ्लाइट था और ये आपका मिसिंग हो गया, उसको सर्च करने के लिए हुआ था। ऑपरेशन राहत आपका येमेन में 2015 में जो सऊदी अरेबिया के द्वारा मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ, जिसकी वजह से येमेन क्राइसिस आपका हुआ, उसके लिए किया गया था। ऑपरेशन निस्तार, अगेन आप देखिएगा स्क्रोटा और येमेन आइलैंड में जो इंडियंस आपके फंसे थे, उनको निकालने के लिए आपका किया गया था, और ये साइक्लोन मैकेनू के वजह से हुआ था। फिर आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन मदद, इंडिया के अंदर जो फ्लड आया था 2018 में केरला में, उसके लिए किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु आपके इंडियंस को जो कोविड पेंडेमिक के दौरान ओवरसीज कंट्रीज में आपके फंसे थे, उनको वापस ले आने का प्रयास किया गया था। तो कुछ ऑपरेशन इसमें देख सकते हैं, जैसे ऑपरेशन विजय इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ट्राइडेंट इंपॉर्टेंट है, कैक्टस आपका एक बार ध्यान में रखिएगा, और यहां पे फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु एक बार ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन शक्ति एंड ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा आर रिलेटेड टू। ये किससे रिलेटेड है? और कंबाइंड ऑपरेशन अगेंस्ट नक्सलाइट्स, कैप्चर ऑफ गोल्डन टेम्पल, इंडियन न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट, फ्लेइंग हिंदूज एंड बुद्धिस्ट फ्रॉम अफगानिस्तान। तो देखिएगा, अभी ये आपके नक्सलियों के विरुद्ध संयुक्त अभियान, स्वर्ण मंदिर पर कब्जा, भारत पर परमाणु बम परीक्षण, और अफगानिस्तान से हिंदुओं और बौद्धों का पलायन। तो ये देखा जाएगा, अभी कई सारे ऑपरेशन हैं इसमें। कंबाइंड ऑपरेशन अगेंस्ट नक्सलाइट्स, बड़े सारे ऑपरेशन हुए हैं, इसमें एक ऑपरेशन आप देखिएगा स्टीपल चीज, ये भी आएगा। और गोल्डन टेम्पल में तो बड़ा पॉपुलर एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार। न्यूक्लियर बम के ऑपरेशंस आप देखिएगा, दिस इज ऑपरेशन शक्ति एंड ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, इट इज रिलेटेड विथ न्यूक्लियर बम ऑपरेशन। तो मई 11 1998 में एक ऑपरेशन आपका किया गया, जिसमें इंडिया कंडक्टेड 3 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट एक्सप्लोजन एट द पोखरण टेस्ट रेंज। उसके बाद 2 दिन बाद फिर 2 और आपके न्यूक्लियर बम को आपका टेस्ट किया गया, और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। लिटरली इसका शाब्दिक अर्थ है स्ट्रेंथ। तो ये आपका हुआ था, और इसके पहले ऑन मई 18 1974 इंडिया ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट आपका किया था पोखरण पे ही, और इस आपके जो आपके टेस्ट हुआ था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, एज इट वॉज बिल्ड एज अ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन विथ फ्यू मिलिट्री इंप्लीकेशंस। तो 2 ऑपरेशन जो आप देख रहे हैं, शक्ति और जो पोखरण, आपके शक्ति और जो आपका ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है, ये न्यूक्लियर आपके एक तरह से कहे एक्सप्लोजन टेस्ट आपका हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग और कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ऑपरेशन पोलो, ये क्या हुआ था? हैदराबाद को भारत से जोड़ने के लिए जो 3 दिनों का अभियान चला था, जैसे पुलिस, फिर पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसको ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। और फिर सेकंड आपका देखेगा ऑपरेशन विजय। तो ये 1961 में अगेन हमने देखा था, गोवा को हम पुर्तगाल से आजाद करवा के भारत में जोड़ने के लिए किया गया था। ऑपरेशन स्टीपल चीज 1971 में कंबाइंड ऑपरेशन था नक्सलियों के अगेंस्ट। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये जो रिलीजियस लीडर थे जनरल सिंह भिंडरेवाला, इन्होंने स्वर्ण मंदिर में शरण लिया, उसके अगेंस्ट ऑपरेशन आपका हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर, अगेन आपके ये गोल्डन टेम्पल से ही रिलेटेड है, 1986 में हुआ था। ऑपरेशन पवन काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। लिट्टे के जो आपके लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल जो इंडिया श्रीलंका एकॉर्ड था, उसके अंदर ऑपरेशन पवन आपका किया गया था। एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का। हालांकि इसमें बड़ा सारा समस्या इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को हुआ, बहुत सारे सैनिक मारे गए। ऑपरेशन सर्प विनाश, ये 2003 में आपका हुआ था, और इसमें इंसर्जेंट्स जो जम्मू कश्मीर में थे उनको मारने के लिए किया गया था। फिर आप देख सकते हैं ऑपरेशन
आपके ब्लैक टोर्नाडो अगेन इंपॉर्टेंट रहा उस समय मुंबई टेरर अटैक्स को टैकल करने के लिए। और ऑपरेशन ऑल आउट अगेन जम्मू कश्मीर में जो आपके मिलिटेंट्स हैं उनको फ्लश आउट करने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति ये आपका था जो हिंदू और सिख इस्लामिक रिलीजन ऑफ अफगानिस्तान से फ्ली कर रहे थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन गंगा अभी हाल फिलहाल में रसिया से जो लोग आपके पलायन किए हैं आपके रसिया यूक्रेन से ड्यू टू द वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, उसके लिए ऑपरेशन कावेरी सूडान में आपका अभी देखा आपने। फिर कुछ और ऑपरेशन चल रहे हैं। ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर और पंजाब में टू कर्ब सिख्स एंड कश्मीरी मुस्लिम इंसर्जेंसी। ऑपरेशन गुडविल अगेन जम्मू कश्मीर में ह्यूमैनिटेरियन टास्क इन जम्मू कश्मीर एंड ऑपरेशन गुड समरिटन आपका मणिपुर नागालैंड में ये आपका चल रहा है। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इज अ बायलैटरल ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, श्रीलंका, नेपाल एंड इंडोनेशिया। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका। बहुत सारे एक्सरसाइज हमारा देश बड़े सारे देशों के साथ करता है, तो उसमें कुछ का नाम तो आपको जानना जरूरी है। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं गरुड़ शक्ति की बात आप करेंगे तो गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। एक आपका शक्ति एक्सरसाइज भी होता है, एक गरुड़ एक्सरसाइज भी होता है। गरुड़ शक्ति आपका स्पेसिफिकली इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज है हमारा और दूसरे देशों के साथ। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बड़े सारे युद्ध अभ्यास हम लोग करते हैं। एक नाम ही है युद्ध अभ्यास, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ किया जाता है। तो युद्ध अभ्यास आप देख सकते हैं। फिर अगर आप बात करिएगा तो युद्ध अभ्यास के साथ साथ आप यहां पे देख रहे हैं वज्र प्रहार, ये भी क्या किया जाता है, ये भी आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ही ब्लू फ्लैग, रेड फ्लैग, कोप इंडिया, ये सब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ होता है। तो युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, ब्लू फ्लैग, रेड फ्लैग, कोप इंडिया, मालाबार जो आपका होता है, ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और इंडियन नेवी आपके रहती है। मालाबार एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। फिर इसमें सदा तनसीक, ये सऊदी अरेबिया के साथ होता है। गरुण आप देखिएगा फ्रांस के साथ होता है। शक्ति फ्रांस के साथ होता है। और गरुण शक्ति हम किसके साथ करते हैं, गरुण शक्ति अगर आप देखिएगा तो गरुण शक्ति इज विथ इंडोनेशिया। तो गरुण हम फ्रांस के साथ करते हैं, शक्ति फ्रांस के साथ करते हैं, गरुण शक्ति आपके इंडोनेशिया के साथ। गरुण इज अ एयरफोर्स एक्सरसाइज विथ फ्रांस एंड शक्ति इज आर्मी एक्सरसाइज विथ फ्रांस। फिर वरुण भी आपके फ्रांस के साथ आपका एक एक्सरसाइज है नेवी का। अब यूनाइटेड किंगडम के साथ हम क्या करते हैं, अजय वैरियर आर्मी और इंद्रधनुष अगेन आर्मी का आपका एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। कोनकन यूनाइटेड किंगडम के साथ हम लोग करते हैं, नेवी एक्सरसाइज है। हैंड इन हैंड चाइना के साथ ये पॉपुलर है, अब तो बहुत दिनों से नहीं हो रहा है लेकिन ये आप देख सकते हैं। इंद्र रसिया के साथ करते हैं, मैत्री थाईलैंड, सूर्य किरण नेपाल के साथ आपका। फिर आप देख सकते हैं एक्स डेजर्ट नाइट यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। विनबैक्स वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज है। लेमिटे सिचिलीज के साथ, इक्वेरियन मालदीव के साथ। तो कुछ ऐसे आपके नाम हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे इक्वेरियन ये ध्यान में रहेगा, लेमिटे सिचिलीज के साथ। तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे आपके देशों के साथ बायलैटरल एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन इनको ध्यान में रखना है, किसी स्टेट पीसीएस में पूछने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। फिर इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट, ये इंडोनेशिया के साथ। समुद्र शक्ति अगेन इंडोनेशिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया इंडो कॉर्पेट, ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडोनेशिया के साथ। फिर ऑस्ट्रेलिया मलेशिया और इंडिया के साथ आपका एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ एक्सरसाइज है। तो ये सब चीजें इसमें देखिए, ये तो ऐसे हैं कि आप इनको स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो डिफरेंट नेम्स हैं जैसे पिच ब्लैक है, तो इसको हर हाल में आपको ध्यान में रखना। ऑस्ट्रेलिया के साथ एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ठीक है। मित्र शक्ति ये श्रीलंका के साथ है। टेबल टॉप ये बांग्लादेश। टेबल टॉप मिलान संप्रीति और ईस्टर्न ब्रिज, ये सब आपके बांग्लादेश के साथ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जैसे युद्ध अभ्यास हो गया, वज्र प्रहार हो गया,
ब्लू फ्लैग, रेड फ्लैग, केप इंडिया, कोप इंडिया, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है तो ध्यान में रखना ही रखना है आपको। फ्रांस के साथ वाला भी गरुण, शक्ति और वरुण, ये सब फ्रांस के साथ है। अजय वैरियर यूनाइटेड किंगडम के साथ, इंद्रधनुष यूनाइटेड किंगडम के साथ, हैंड इन हैंड आपका चाइना के साथ है। फिर आप देख सकते हैं सूर्य किरण, एक बार ध्यान में रखिएगा, फिर लेमिटे और यूक्वेरियन, और इधर आप आ जाइए पिच ब्लैक आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ है। फिर और भी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, जैसे नसीम अल बहार, ये ओमान के साथ, अल नागा ओमान के साथ, ये भी ध्यान में रखना है आपको। डेजर्ट ईगल, डेजर्ट नाइट यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। फिर आप देख सकते हैं कि सिंगापुर के साथ कई सारे आपके एक्सरसाइज हैं, बोल्ड कुरुक्षेत्र, सिम्बेक्स, सैफ्रॉन बैंडिट और सिंडेक्स। फिर सियाम पुराना नाम है थाईलैंड का, सियाम भारत, और सीनियू मैत्री जापान के साथ, धर्मा गार्जियन जापान के साथ, और जापान इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज जापान के साथ। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलेशिया के साथ, ये भी ध्यान में रखिएगा, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलेशिया के साथ है। प्रबल दोस्त काजाकिस्तान के साथ, और खंजर किर्गिस्तान के साथ। तो एक बार ये रेफरेंस देख लीजिएगा आप लोग, ये फैक्चुअल है लेकिन एक दो बार आपको जरूर देखना होगा, ऐसे क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस में आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया? कौन सा सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला अर्धसैनिक बल है? देखिए इसमें सीआरपीएफ है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आसाम राइफल्स, 4 नाम दिए गए हैं। जो सबसे पुराना हमारा आपका पैरामिलिट्री फोर्स है वो आसाम राइफल्स है। आप देखिएगा आसाम राइफल्स की अगर आप बात करिएगा तो इसको नाम दिया गया है सेंटिनेल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के प्रहरी के रूप में जाने जाते हैं, और फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, इनको यह भी कहा जाता है कि पहाड़ी लोगों के मित्र। और ये आपका जो पैरामिलिट्री फोर्स है ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। ये 1835 में कछार लेवी के रूप में इनको बनाया गया था, और ये मिलिटेंट से इनके जो टी गार्डन्स होते थे, ब्रिटिशर्स के जो आप कह सकते हैं कि टी गार्डन्स, चाय के बागान होते थे, उनका संरक्षण करने के लिए बनाया गया था। जो अनियंत्रित जनजाति होते थे जो चाय के बागानों में आ जाते थे और उनके सारे फसल को नुकसान करते थे या वहां के लोगों से फिरौती लेते थे, उनसे बचने के लिए आसाम राइफल्स को बनाया गया था 1835 में। बाद में ये रेगुलर फोर्स आपका हो गया, और ये अभी इंडिया और जो म्यांमार का बॉर्डर है उसको मैन करता है आसाम राइफल्स। तो आप देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर इज मैन्ड बाय आसाम राइफल्स। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा और जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो कौन सा है। इसके बाद आप देख सकते हैं सीआरपीएफ आपका है भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आपके ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स वर्किंग इन अ पैरामिलिट्री फोर्स। ये आपके आया था एज अ क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, और ये आपका आया था 27 जुलाई 1939 को। तो सबसे पहले आसाम राइफल्स, फिर उसके बाद आपका आएगा सीआरपीएफ। थर्ड जो आपका आया था आईटीबीपी, अक्टूबर 24 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में जो आपका वॉर हुआ उसका रिजल्ट आपका रहा आईटीबीपी, और ये तिब्बत के बॉर्डर को मैन करता है। फिर उसके बाद इंडिया चाइना के वॉर का एक और रिजल्ट रहा, एक और संस्था बनाई गई सशस्त्र सीमा बल। पहले इसका नाम आपका रखा गया था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, लेकिन बाद में 1963 में इसको आपके सशस्त्र सीमा बल के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगेन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका रिजल्ट था, और दिसंबर 1 1965 को ये बनाया गया। फिर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए जो इंडस्ट्रियल आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारे एटॉमिक पावर स्टेशंस हैं, हमारे इसरो हैं, या गवर्नमेंट के जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नेशनल हेरिटेज के बिल्डिंग्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और ये 1969 में बनाया गया। फिर एनएसजी आपका बनाया गया 1984 में, ड्यू टू द आप कह सकते हैं कि इन आपके जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ, इंदिरा गांधी का जो
आपके इसमें किलिंग हुआ, उसके वजह से एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आपका बनाया गया टू काउंटर द टेररिस्ट एक्टिविटी। एट द सेम टाइम इसी समय एसपीजी भी आपका बनाया गया, और एसपीजी आपका बनाया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। तो सबसे पहले हमारा आसाम राइफल्स, फिर सीआरपीएफ, फिर आईटीबीपी, फिर सशस्त्र सीमा बल, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, एनएसजी और एसपीजी। तो ये देख सकते हैं, हालांकि ऐसा सीक्वेंस पूछने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, ये किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर दोनों को मैन करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इंडो चाइना बॉर्डर को मैन करता है आईटीबीपी, और इंडो नेपाल बॉर्डर को मैन करता है सशस्त्र सीमा बल। इंडो भूटान बॉर्डर और इंडो नेपाल बॉर्डर को एसएसबी मैन करता है, एसएसबी, इसको आईटीबीपी और इसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इंडो म्यांमार बॉर्डर को आसाम राइफल्स मैन करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मेजर आपके बाउंड्री मैनेजमेंट के लिए आपका है, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, द एनआईए इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी whose mandate is to investigate all the offenses affecting the sovereignty, security and integrity of India. It does not investigate offenses under statutory laws that have been enacted primarily in relation to international treaties. NIA operations extends to whole of India and Indian citizens outside the country. NIA एक गैर वैधानिक निकाय है जिसका कार्य भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करना है। यह वैधानिक कानूनों के तहत अपराधों की जांच नहीं करता है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में अधिनियमित किए गए हैं। एनआईए का संचालन पूरे भारत और देश के बाहर भारतीय नागरिकों तक फैला हुआ है। इसमें आपको बताना है कि कितने आपके स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट आप जो देख रहे हैं वो गलत है। एनआईए इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, एनआईए इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एनआईए हमारे देश में जब 2008 में मुंबई अटैक हुआ अजमल कसाब और उनके साथियों के द्वारा, तो उस समय हमारे पास कोई एक सेंट्रल एजेंसी नहीं था जो कि इस तरह की इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स को टैकल करे। हमारे पास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, इसी को मैंडेट था कि ये सारे आपके जो हाई लेवल के क्राइम्स होते हैं उनको भी देखता था और जो हमारे टेररिस्ट एक्टिविटीज होते थे उनको भी देखता था। तो इन्वेस्टिगेशन करने का काम सीबीआई का था, लेकिन जब देखा गया कि इस तरह के आपके आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं जो नक्सलिज्म जैसे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, जम्मू कश्मीर में आपके मिलिटेंसी है, और फिर उसका प्रभाव मेनलैंड इंडिया में भी देखने को मिला, तो फिर गवर्नमेंट ने एक बॉडी सेटअप किया एनआईए, और इट वाज सेटअप अंडर एनआईए एक्ट 2008। एनआईए एक्ट 2008 में इसको बनाया गया। बाद में इसी में अमेंडमेंट किया गया है एनआईए एक्ट 2019, और मेजर पावर्स इसको ट्रांसफर किए गए। एनआईए का डायरेक्टर जनरल अब किसी भी व्यक्ति को टेररिस्ट अगर डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं पे इनको अगर किसी को अरेस्ट करना है तो स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म करना है। कहीं पे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो कई सारे पावर्स आपके ट्रांसफर किए गए हैं। अब एक सिंगल इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। It does not investigate offenses under statutory law that have been enacted primarily in relation to international treaties। ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संधि बाध्यताओं, अभी समय और जो आप कह सकते हैं कि रिजोल्यूशंस पास होते हैं उनके अंदर इसको पावर दिया गया है कि यूनाइटेड नेशंस और उसकी एजेंसीज के रिलेशन में आपकी जांच पड़ताल कर सकता है। तो ये बात आप देख सकते हैं कि offenses under statutory laws enacted to implement international treaties, agreement, conventions and resolutions of United Nations, its agencies and other international organizations, इसके रिलेशन में भी इसके पास पावर है जांच करने का।
साथ ही साथ ये सारे टेररिस्ट को आपके उनके पॉसिबल लिंकेज क्या हैं, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत ज्यादा लिंक्ड होता है, संगठित अपराध जुड़ा होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जैसे मानव तस्करी हो गया, आपके आर्म्स एमुनेशंस का तस्करी हो गया, ड्रग एब्यूज हो गया, स्वापक पदार्थ हो गए, नकली नोटों की बात हो गई, फेक इंडियन करेंसी नोट्स हो गए, भारत में घुसपैठ की बात हो गई, इन सबों की जांच पड़ताल करने का अधिकार है। और साथ ही साथ में उन सारे आपके सीजर, सर्च, अरेस्ट, किसी को गिरफ्तार करने का, किसी पे अभियोजन चलाने का भी अधिकार है। एनआईए एक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट्स बनते हैं, एनआईए कोर्ट, और हर डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं, हर एक स्टेट में मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में डिजिग्नेट किया जा सकता है, एक सेशन जज को डिजिग्नेट किया जाता है एनआईए के लिए। तो ये बात आप देख सकते हैं, इसलिए आप देखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, थर्ड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। The Unlawful Activities Prevention Act UPA 1967 cover all elements of offense envisaged under section 124A of IPC। पहली बात तो आप पे यही सवाल बन सकता है कि सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी क्या है, तो ये आपको जानना है। दिस इज रिलेटेड विथ सेडिशन, ये हमारे देश में देशद्रोह से संबंधित आपका प्रबंध है। अनलॉफुल एक्टिविटी डिफाइंड अंडर UPA includes only those actions that are taken by individual or association which causes disaffection against government established by law in India। तो इसमें क्या बात बोला जा रहा है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UPA 1967 आईपीसी की धारा 124 क के तहत परिकल्पित अपराध के सभी तत्वों को अपने में समाहित करता है। तो दूसरा, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UPA 1967 के तहत परिभाषित गैर कानूनी गतिविधि में केवल किसी व्यक्ति या संघ द्वारा की गई वे कार्रवाई शामिल हैं जो भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ असंतोष का कारण बनती हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि जो लॉ कमीशन है हमारा 279 लॉ कमीशन के रिपोर्ट में ये क्लियर कट कहा जा रहा है कि जो सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी के अंदर सेडिशन का चार्ज है, देशद्रोह का जो आपके बात कही गई है, उसमें UPA सारे प्रबंध कवर नहीं करता है, कुछ ही बातें उसमें समाहित करता है। तो सारे अपराध इसमें जो हैं उसका यहाँ पे परिकल्पना नहीं है, कुछ ही उनके तत्वों को अपने अंदर समाहित करता है। दूसरा, इसमें एक और पॉइंट आप देखिएगा, अनलॉफुल एक्टिविटी डिफाइंड अंडर सेक्शन 210 ऑफ UPA इंक्लूड्स एनी एक्शन टेकन बाय सच इंडिविजुअल और एसोसिएशन which caused or intend to cause disaffection against India। तो यहां पे ये जो बात बोला जा रहा है, ये आपके जो सेक्शन 124 आईपीसी में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसकी वजह से भारत सरकार के विरुद्ध कोई असंतोष पैदा करता है, जो भारत सरकार विधि द्वारा स्थापित हुई है, तो ये आपका लागू होगा सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी। लेकिन यहां पे UPA के अंदर ऐसा नहीं है। UPA के अंदर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है जो भारत के विरुद्ध असंतोष पैदा करता है, तो उसके अगेंस्ट हम केसेज इनिशिएट कर सकते हैं। फिर से इस बात को समझ लीजिए, जो सेकंड प्रोविजन है UPA के इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो इंक्लूड्स ओनली दोज एक्शन टेकन बाय द इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो सरकार के विरुद्ध, और कैसी सरकार, विधि द्वारा स्थापित कोई सरकार है, उसके विरुद्ध अगर आप असंतोष पैदा करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है। UPA के अंदर सीधे सीधे ये पॉइंट हटाया गया है, लिखा गया है कि कोई भी ऐसा कार्य किसी व्यक्ति या किसी संगठन के द्वारा जो भारत के विरुद्ध असंतोष पैदा करता है, उसके खिलाफ UPA के माध्यम से कार्रवाई किया जा सकता है। UPA अपना केस किसको देता है? UPA अपना केस देता है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, ये आपकी जांच करते हैं अंडर द UPA एक्ट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे आपके गैर कानूनी गतिविधियां क्या है? गैर कानूनी गतिविधियां कोई ऐसी गतिविधि जो कि किसी व्यक्ति या किसी संगठन के द्वारा
ऐसा कार्य किया जा रहा है जो भारत के विरुद्ध असंतोष पैदा कर रहा है, भारत सरकार के विरुद्ध नहीं, भारत के विरुद्ध आपका है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अग्नि मिसाइल स्टार्टेड अंडर द integrated guided missile development program. Agni P is a canisterized missile that can be launched from road and rail platform, making it easier to be deployed and launched at a quicker pace. Agni 5 is a nuclear capable missile developed by DRDO. अग्नि मिसाइलों का विकास इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शुरू हुआ। अग्नि पी एक कनस्तर युक्त मिसाइल है जिसके सड़क और रेल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसे तैनात करना और तेज गति से लॉन्च करना आसान हो जाता है। अग्नि 5 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित एक परमाणु सक्षम मिसाइल है। इसमें कौन से बात सही है, कौन से गलत है? तो आप देखिएगा इस पे तीनों प्रोविजन सही है। थोड़ा और डिटेल में देखा जाए इसको, जो अग्नि सीरीज है या इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये हम लोगों ने क्यों बनाया? क्योंकि हमने पहले 1962 में बड़ी समस्याएं देखी। वी वेर लार्जली डिपेंडेंट अपॉन रसिया। सारे आपके जो इक्विपमेंट्स हैं डिफेंस के, जो हमारे पास कह सकते हैं कि हथियारे हैं, वो सब रसियन आपके इंपोर्ट्स से था। यही प्रॉब्लम हमने 1965 में देखा। मिसाइल से लेके आर्म्स एमुनिशन सब कुछ डिपेंडेंट था किसी और देश पे। तो ये सब बातें आप देख सकते हैं कि इस वजह से प्रॉब्लम्स आपके जनरेट हुई और गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके मेजर जो आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूटर रहे वो एपीजे अब्दुल कलाम रहे। दैट्स व्हाई ही नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड आपके कहा जा सकता है डिफेंस पर्सनल। तो ये कह सकते हैं कि अग्नि का आप देखिएगा कि इंटीग्रेटेड मिसाइल आपके गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अग्नि के साथ साथ और भी मिसाइल्स हैं। जैसे आप देखिएगा पृथ्वी है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल आप देख सकते हैं। आकाश क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, SAM है ये सरफेस टू सरफेस है। और नाक क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट है। आपका एक बार वो अपना निशाना लेगा, फिर दूसरा निशाना लेगा, फिर तीसरा, फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल है, सरफेस टू एयर मिसाइल आप देख सकते हैं। तो और फिर आप देखिएगा अग्नि है, इंटीग्रेटेड इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल आपका है। अग्नि तो अब इंटरमीडिएट क्या, अब आप इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज पे भी इसको लेके जा रहे हैं। तो इसका रेंज तो 700 से लेके 8000 तक आपका होने की पॉसिबिलिटी है। तो एक बार और थोड़ा डिटेल देखते हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 ये आप देख सकते हैं। जैसे अग्नि 1 का जो रेंज है 700 के आसपास है, अग्नि 2 का रेंज है लगभग 2000, अग्नि 3 का रेंज है 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 का रेंज है 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 अभी रेंज है 5000 किलोमीटर, अग्नि 6 का जो रेंज है वो लगभग 6000 से 8000 किलोमीटर है। और सूर्या अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में 10,000 आपका रेंज होने की पॉसिबिलिटी है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं कि अग्नि मिसाइल के बड़े सारे वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे। और एक अग्नि पी भी है, कनिस्टराइज्ड आपका कनिस्तर युक्त आपका मिसाइल है। तो दीज आर ऑल द वेरिएंट्स ऑफ अग्नि मिसाइल जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपके बनते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स आर अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जो इसमें नहीं है उसका नाम दिया जा सकता है। चलिए, तो ये बात आप देख रहे हैं जो मेजर पॉइंट्स आपके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इज अ ट्राई सर्विस फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट and administration of the country's tactical and strategic nuclear weapon stockpile. Strategic Forces Command falls under the purview of the Nuclear Command Authority of India. The Nuclear Command Authority is the sole body which can authorize the use of nuclear weapons, whose executive council is chaired by the Prime Minister of India. Strategic Forces Command एक त्रिसेवा गठन है जो देश के सामरिक और रणनीतिक परमाणु हथियारों के भंडार के प्रबंध और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड भारत के परमाणु कमांड अथॉरिटी के दायरे में आता है। परमाणु कमांड प्राधिकरण एकमात्र निकाय है जो परमाणु हथियारों के उपयोग और अधिकृत कर सकता है, जिसकी कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता
भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अब देखिए इसमें क्या स्टेटमेंट सही है क्या गलत है वो देखना है आपको। पहला स्टेटमेंट आप देखिएगा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, जहां पे भी सामरिक महत्व की बात आएगी वहां पे आप ये समझ लीजिए कि जनरल पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे तीनों सेना के अधिकारी होते हैं इसमें। तो इट्स अ ट्राई सर्विस फॉर्मेशन, एकदम ठीक बात है, तीनों सेना के अधिकारी होते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स। और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड आपका न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंदर आता है। ये बेसिकली जो न्यूक्लियर हमारे कह सकते हैं कि आर्सनल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट के लिए, उनका स्टॉक पाइलिंग कैसे होगा, कब उसका यूज होगा, कहां कहां उनकी तैनाती होगी, ये सब कुछ ये बॉडी डिसाइड करता है। दूसरा बात आप देखिएगा न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इज द सोल बॉडी टू विच कैन ऑथराइज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। देखिए इसमें पहले हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी किसके हाथ में था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में था, लेकिन बाद में लगा कि अगर कोई वॉर का सिचुएशन आता है तो प्रेसिडेंट से डिसीजन दिलवाया जाए, फिर प्राइम मिनिस्टर अप्रोच करें और फिर उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हाथ में दे दिया गया। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्राइम मिनिस्टर द्वारा चेयर नहीं किया जाता है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के दो आपके काउंसिल्स होते हैं। It comprised of a political council and an executive council. Political council is headed by the Prime Minister of India, whereas executive council is chaired by NSA, National Security Advisor के द्वारा आपका इसको चेयर किया जाता है, जो इस समय अजीत डोभाल साहब हैं। Provides input for decision making by nuclear command authority and execute the directive given to it by the political council. तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी सोल बॉडी विच कैन ऑथराइज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एकदम ठीक बात है। हुज पॉलिटिकल काउंसिल इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज चेयर्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हु टेक्स कमांड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन नेवी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1600 बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑपरेशन ट्राइडेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी ऑन पाकिस्तान पोर्ट city of Karachi during the Indo-Pakistan War of 1971. At present, the Chief of Defence Staff is the Supreme Commander of the Indian Navy. तो भारतीय नौसेना की स्थापना 1600 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई। ऑपरेशन टाइडेंट 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय नौसेना का सर्वोच्च कमांडर है। अब देखिए इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। नेवी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1600, एकदम ठीक बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये फ्रेंच जो नेवल आपके कहा जाएगा कि फायर पावर था उसको काउंटर करने के लिए ये डेवलप किया गया था, क्योंकि फ्रेंच वेयर वेरी मच सुपीरियर इन ऑन सीज, दैट्स वाई फ्रांसीसियो से जल्दी कोई लड़ता नहीं था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन नेवी को मजबूत किया टू काउंटर द सुपरमेसी ऑफ द फ्रेंच इन द आपके कहा जा सकता है कि सीज। ऑपरेशन ट्राइडेंट वाज लॉन्च बाय इंडियन नेवी, एकदम ठीक बात है, ये पहले भी हम लोग देखे हैं क्वेश्चंस में, ऑपरेशन कई सारे आए हैं। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान का सेकेंड वॉर हुआ तो उसको उनके बंदरगाह कराची को एक तरह से पूरी तरह से आपका कहा जा सकता है कि घेर लिया गया और कोई शिप्स इंटर नहीं कर पाई, कोई बाहर निकल पाई, और ऑपरेशन टाइडेंट के थ्रू आपका हुआ ये। एट प्रेजेंट सीडीएस इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेवी, नो, ये तो पॉलिटी का भी क्वेश्चन है। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 53(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर आपके इस टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल।